ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले को गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है। अरे सब कुछ तुम्हारा है। आज 62 शून्यकाल है। श्री अख्तरुल ईमान किशनगंज जिला में कुछ असामाजिक तत्व क्षेत्र के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने हेतु क्षेत्र के मेहनतकश भारतीय नागरिक शेरशाह आबादियों को बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर उन्हें डराने धमकाने एवं वहां के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आपराधिक प्रयास कर रहे हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से ऐसे असामाजिक तत्व के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग सरकार से करता हूं। महोदय, शेरशाहबादी आबादी वहां की है और सर वहां पर कार्रवाई करवाइए, पैदा किया जा रहा है। माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने जवाब दिया है कि बिहार में सर उर्दू दूसरी सरकारी जबान है और मंत्री जी महोदय ने कहा कि हाँ, उर्दू MIL के तौर पर मैट्रिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत मातृभाषा के विषयों यथा हिंदी, उर्दू, बंगला एवं मैथिली और द्वितीय भाषा के विषयों यथा मैं पूछ रहा हूं कि इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन सर अभी इन लोगों ने एक लेटर निकाला है, शिक्षा विभाग ने 799 लेटर नंबर है 2020 और उसमें लिखा है इसने कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के मानक मंडल इसने बनाया है और उसमें उर्दू का नाम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हर एक स्कूल में उर्दू के टीचर की बहाली होगी। उर्दू दूसरी सरकारी भाषा है। पूरक पूछेंगे, तीसरी बार पूछ रहे हैं सर। मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं, क्या अन्य भाषा की कोटि से हटाकर इसको लेटर नंबर 799 में शुद्धि करते हुए उर्दू को भी उसको जोड़ने का विचार रखते हैं माननीय मंत्री महोदय? माननीय सदस्य ने कहा कि हम आभारी हैं जो हमने आपका उत्तर दिया है और हम ही नहीं, सरकार ही नहीं, ये सदन ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता आपकी आभारी रहेगी कि जो प्रश्न आपने पूछा है, आप अन्य विषय की बात करते हैं, उर्दू मातृभाषा की श्रेणी में शामिल है। अभी जो सरकार के और हमारा BSEB का पाठ्यक्रम है उसमें जिस तरीके से हिंदी है उसी श्रेणी में उर्दू को रखा गया है, मातृभाषा की श्रेणी में। इसलिए उसको, और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के महोदय हम आसन से भी मतलब ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो माननीय सदस्य ने पूछा है, हमसे भी कई लोगों ने पूछा है, ये महोदय आश्चर्य का विषय होता है जब इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, न कोई लेटर निकला है। अभी तुरंत जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उसमें महोदय 22 फरवरी को अभी जो खत्म हुआ है उसमें मातृभाषा के रूप में, अनिवार्य भाषा के रूप में उर्दू की परीक्षा ली गई है। फिर उर्दू को अनिवार्य श्रेणी से हटाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है और आप अन्य विषय की बात क्या करते हैं? उर्दू को तो हम लोगों ने हिंदी के बगल में मातृभाषा की श्रेणी में रखा है। इसलिए कहीं भेदभाव की बात नहीं है, सिर्फ भ्रामक और दुष्प्रचार करने वालों से सावधान रहना चाहिए। चलिए फिर मैं ये कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि लेटर नंबर 799 15/5/20 का औचित्य क्या है, जिसमें आपने साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश लिखा है और यह कहा है कि 40 बच्चे जहां होंगे, अन्य भाषाओं के 40 बच्चे होंगे तभी उसका शिक्षक बहाल होगा। इसका औचित्य क्या है? जरा माननीय मंत्री इसका स्पष्ट कर दें। नहीं महोदय, औचित्य कर दें। क्या हुआ? सदस्य ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी आप बताइए तो प्रमोशन इनका हो। ठीक महोदय, मैं तो प्रश्न तक ही केंद्रित था। अगर वो जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं वो पत्र देंगे तो हम दिखवा लेंगे हम। लेकिन अभी यही कह रहे हैं महोदय कि जिस बात की चर्चा या जिसका जिक्र इन्होंने प्रश्न में किया है वैसी कोई बात नहीं है। ये बात जो उर्दू को अनिवार्य श्रेणी से हटा दिया गया है ये बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। अभी भी
जो तुरंत परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उसमें मातृभाषा जो आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला है, पत्र देंगे, दिखवा लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न का उत्तर आपने दिया, लेकिन अगर ये लेटर डिपार्टमेंट से निकला है और मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट के लोग होंगे, तो डिपार्टमेंट के लोगों को अब यह स्पष्ट हो गया होगा आपके जवाब से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिपार्टमेंट ने ये लेटर दिया है तो उसको वो शीघ्र ही विड्रॉ कर लेंगे। आपने तो दे दिया, आप देख लेंगे क्या दिए हैं श्री। काम है कि जलाते चलो चिराग, रस्ते में चाहे दोस्त का चाहे दुश्मन का घर मिले। मैं कुछ बातें मशवरे के तौर पर कहना चाहता हूं, न गद्दी के नशे में न गद्दी के हुसूल के लिए, बल्कि मैं बिहार की आवाम के इंसाफ के लिए कहना चाहता हूं। सरकार आम होती तो मैं कोई बात न कहता, लेकिन सरकार ने इंसाफ का दावा किया है तो अक़लियतों को इंसाफ चाहिए। इस बजट में सिर्फ 562 करोड़, लाखों करोड़ का बजट, और अक़लियतों की हालत इतनी बर्बाद, उनके लिए बजट न बढ़ा। इंसाफ कीजिए जरा सा। मैं सीमांचल के इलाके से आता हूं, हर दिन रोता हूं कि सैलाब में मां डूब के मरती है, बेटा उस पार रोता है। दिल्ली से वो किशनगंज पहुंच जाता है, लेकिन वो सिरसी नहीं पहुंच पाता, अपना गांव नहीं पहुंच पाता है, जहां उसकी दूरी 1 घंटा की है। 50 किलोमीटर तक नदी में, महलंदा में, कनके में पुल नहीं बन पाया। उनको इंसाफ दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही हृदय से निकला हुआ एक जुमला है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, राजकोष पर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो आपदा पीड़ितों का है। चलिए महोदय, मेरे सीमांचल में 2017 से, सर आपदा की बात करो, उत्तर की बात तो सुन लीजिए महोदय, कि 2017 से बाढ़ से नहीं, कटावों से हजारों के घर उजड़ गए हैं। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के इस पवित्र शब्द को स्थापित करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और नौकरशाह अगर उन गरीबों की उजड़ी हुई झोपड़ी को इंसाफ नहीं दे सकता है तो इंसाफ का दावा करना हमारे लिए शायद मुनासिब नहीं होगा। ये मशवरे की बात थी, बात अच्छी लगे तो मान लीजिएगा, गलत लगे तो फेंक दीजिएगा। यादव जी 1 मिनट आपका है। माननीय महोदय, बिहार लोक आयुक्त संशोधन विधेयक 2021 के उद्देश्य में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि चूंकि बिहार लोक आयुक्त अधिनियम 2011 की धारा 7 में लोक आयुक्त द्वारा की जाने वाली जांच एवं अन्वेषण से संबंधित प्रक्रिया उपबंधित है और इसकी धारा 25 में लोक आयुक्त द्वारा किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने संबंधी प्रावधान अंकित है। और चूंकि यह प्रकाश में आया है कि लोक आयुक्त संस्था के समक्ष परिवादकर्ताओं द्वारा झूठे मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके कारण इस प्रतिष्ठित संस्था का समय बर्बाद हो रहा है। और चूंकि उक्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोक आयुक्त संस्था के समक्ष झूठे परिवाद दायर करने वाले शिकायतकर्ताओं को इस संस्था द्वारा उनके कृत्य के लिए सजा दी जा सके। और चूंकि अन्य राज्यों के लोकायुक्त अधिनियम में ऐसे प्रावधान उपलब्ध हैं और चूंकि बिहार लोकायुक्त संस्था के निर्बाध संचालन के लिए इस संस्था की झूठी शिकायत की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही की शक्ति दिया जाना समीचीन है, इसके लिए बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2011, बिहार अधिनियम 22-2011 समय समय पर यथा संशोधित करना इसके उद्देश्य हैं, जिसे अधिनियम करना ही इस विधेयक का मूल अभिष्ट है। महोदय, हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर सरकार को इस बिल को लाकर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। लोक आयुक्त का गठन ही इसलिए हुआ कि लोक सेवकों की खामियों को, उनकी कमजोरियों को, उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ सके और भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सके। और आप इसमें ला रहे हैं कि जो लोग अगर किसी वजह से उनका मामला झूठा पाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी। महोदय, कहा यह गया है कि अच्छी सरकार चलाने के लिए निंदा करने वालों को करीब लाया जाए। और उस पर कबीर जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, अंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मामला यह है कि बिन साबुन और पानी के जो हमें सफाई दे सकता है
ऐसे विसिल ब्लोवर्स को, जो कि खतरे की घंटी बजाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, आप उसे जेल में भरना चाहते हैं। आपने सुशासन का नारा दिया है, तो सुशासन के लिए जरूरी है महोदय, सुशासन के लिए जरूरी है कि हम अपनी खामियों को जानें। इस मामले को मानने में सभी स्वीकार करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, और भ्रष्टाचार आम लोगों में नहीं, लोक सेवकों के अंदर बढ़ा है। जिनकी तनख्वाह 50,000 है, उनकी आमदनी लाखों में है, 5-5 लाख, 10-10 लाख है। एक एक कर्मचारी की आमदनी आप देखेंगे। आज के दिन में सिर्फ मैं आपको यह कहता हूं कि सीओ से ज्यादा कमाई आज के दिन में कर्मचारी की है, जो म्यूटेशन कर रहा है। तो मामला यह है कि अगर कोई आदमी, एक तो आम आदमी जिसका शोषण हो, सर मैं दुख की बात, आम आदमी शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। कुछ लोगों के हृदय में यह शक्ति है कि लोक सेवकों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। तो अब आप कानून ये ला रहे हैं, अगर किसी वजह से उनका परिवार गलत साबित हुआ तो आप उनको जेल भेजना चाहते हैं। भाई, हमारा परिवार गलत हो सकता है। आपने कोरोना काल में जो आपने सेंटर बनाए, वहां पर कितने को खाना खिलाया गया, कितने को कपड़े दिए गए, कितने को किट्स दिए गए, हमें सूचना मिली कि 5,000 को दिया गया। हम मांग रहे हैं, सीओ के यहां से रिपोर्ट हमें दे नहीं रहा है, और हमने परिवार दाखिल कर दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब उसमें अगर 5,000 की जगह 3,000 साबित हुआ तो हमें जेल भेजेंगे आप? किसी ने एफिडेविट कर दिया, उसके एफिडेविट में गलती होगी तो जेल भेजेंगे आप? तो फिर आखिर आप जो चाहते हैं कि अच्छा सरकार चलाए, तो किस तरह से अच्छा सरकार चला सकते हैं? इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार आम सरकार नहीं है, सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास की सरकार है। और जो लोग आ रहे हैं इसको शिकायत करने के लिए, वो जनहित में है। तो जनहित में काम करने वाले लोगों को जेल भेजने की नहीं, बल्कि इसको कहीं से भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसका मतलब यह कि उसको जेल भेजा जाएगा। ऐसा मामला यह है कि हमारे आजादी पर, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर कहीं न कहीं पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये चीजें इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। चलिए, माननीय सदस्य, असत्य बोलने वाले को साथ में रखना चाहिए। चलिए, असत्य बोलने और आलोचकों को साथ में जनमत रखना चाहिए। जानने का प्रस्ताव, शर्मा का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत इस विमर्श के होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य अख्तुल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? माननीय सदस्य महोदय, इस अधिनियम के ताल्लुक से जो उद्देश्य का इजहार किया गया है वो ये है कि राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि आवश्यक है। उपयुक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु राजस्व वृद्धि के लिए उपाय चिन्हित किए गए हैं। राजस्व संग्रहण में अभिवृद्धि हेतु चिन्हित इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक 2021 को विधायित करने की आवश्यकता है। ये इस विधेयक का उद्देश्य है और इसे प्रख्यापित करना ही इस विधेयक का अभिनिष्ठ है। महोदय, राज्य को चलाने के लिए कर संग्रह की जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वक्त वक्त पर जो हालात बदले हैं उसके ताल्लुक से अभी जीएसटी का नया नियम आया है और बहुत सारे कर समाप्त किए गए हैं। ऐसी स्थिति में कुछ विवाद अगर पिछले दिनों के रह गए हैं तो उन विवादों के निपटारे के लिए सरल तरीके होने चाहिए, लेकिन सरल तरीके की जगह पर यहां पर कठिनाइयां उत्पन्न की जा रही हैं। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है कि हम टैक्स वसूलने के लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए कानून बनाते हैं, और इधर कोरोना ने, जीएसटी ने, नोटबंदी ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। और ऐसे वक्त में पिछले विवादों के निपटारे के लिए उनको कुछ स्पेशल रिबेट दिया जाना चाहिए कि किसी के कर बाकी रह गए, उसका भुगतान करना चाह रहा हो तो उनको कुछ स्पेशल रिबेट दिया जाए। लेकिन रिबेट की जगह पर आप देखेंगे कि उनको जुर्माना किया जा रहा है। महोदय, यह बात बड़ी दुख की है कि यहां कहा गया है कि जहां विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने विवादित राशि के मद में समाधान राशि के समतुल्य या अधिक राशि का भुगतान पहले ही कर दिया हो तो उक्त राशि समाधान राशि के मद में भुगतान मानी जाएगी, किंतु समाधान राशि से अधिक जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। क्या कारोबारियों पर यह जुल्म नहीं है? कारोबारियों ने नौकरशाहों के डर से और अपने कारोबार को सही तौर पर चलाने के लिए, अभी महोदय है क्या, कारोबार लोग बकाये में सामान बेच रहे हैं और जीएसटी नकद अदा कर रहे हैं,
बहुत से कारोबारियों का ये दिवालापन है कि बकाये में सामान बेचकर वो जीएसटी अदा कर रहे हैं, उसके पास पूंजी नहीं है। ऐसे वक्त में उनकी मदद की जानी चाहिए, उन पर जुर्माना नहीं किया जाना चाहिए। अगर उसकी अधिक राशि आपके पास जमा है तो न्याय यही है कि सूद समेत उस कारोबारी को पैसे वापस किए जाएं, बल्कि धमकाया जा रहा है कि पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि कारोबारियों के हित में ये चीजें अच्छी नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए। माननीय सदस्य श्री समीर